हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। मुझे मेरी मजबूरियों ने मार डाला था। मैं पीछे भी नहीं हट सकती थी। मुझे मेरे बाप की जिम्मेदारी दी गई थी जो मुझे ही पूरी करनी थी। अगर मैं ऐसा ना कर पाती, मेरी बहनें और मेरी माँ का दिल भी टूट जाता और वो आखिरी उम्मीद की किरण भी। जैसे तैसे मुझे मर कर भी निभाना ही था, जो मैंने हर तरह कोशिश के बावजूद भी नहीं कर पा रही थी। मेरा सोच सोच कर बुरा हाल था कि अब ये कैसे होगा। फिर एक दिन मुझे कुछ लड़कों ने रात गुजारने पर मेरी मतलूबा रकम मुझे देने की ऑफर की, जो मुझे किसी सूरत भी मंजूर न थी, ना ही इसके अलावा कोई और हल था। आखिर मुझे करना पड़ा। खुद को मार कर मैंने अपनी बहनों को उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया था। मेरे साथ जो भी हुआ उसकी खबर का दर्द मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। मैंने खुद को मार दिया था। अपनों के सपने और उम्मीदें टूटने से बचा ली थी। बस इस सब में मैं ही बाकी नहीं बची थी। इस तरह नोचा था उन लड़कों ने कि मैं आज भी दर्द महसूस करती थी और मेरी नींदें तक हराम हो गई थी। लेकिन मर के भी कैसे जिया जाता है, ये मैंने उसके बाद जाना। इस जालिम दुनिया में रहम नहीं है। आप मेरी कहानी सुनकर दर्द महसूस करेंगे। इस छठे लड़के की जब बारी आई तो उसकी मुझे देखकर चीखें निकल गईं। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर वालों की ख्वाहिशात मुझे इस मुकाम तक ले आई थी जहां मैंने एक ही रात में पांचों लड़कों के साथ रात गुजारने की हामी भर ली थी। आम हालात में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी थी वहां मुझे ये फैसला करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। वो सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों नौजवानों ने ही लम्हों में मुझे काबू करके अपनी पूरी तरह हवस का निशाना बना लिया। ये पहली दफा था जब मैं किसी मर्द के लम्ह से आशना हुई थी। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर चला आया। मैंने एक गहरी सांस खारिज की। मैं थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन वो कहने लगा कि इतना वक्त नहीं है, बाहर उसके और भी दोस्त लाइन में बैठे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वो फौरन ही मेरे पास चला आया और मेरी आंसुओं को नजरअंदाज करता अपनी शिद्दतें मुझ पर बिखेरने लगा। मेरे वजूद में बर्दाश्त की सकत खत्म हो रही थी। मैं बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वो इतना ही मुझ पर हावी होने लगता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में मजा आ रहा हो। मेरी धक्का देने पर भी वो पहले से ज्यादा जोश से मेरे करीब आता। इसलिए अब मैं उसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और खामोशी से खुद पर गुजरने वाली इस कयामत को बर्दाश्त कर रही थी। 1 घंटे तक वो अपनी प्यास बुझाता रहा और जाते जाते उसने अपने दांतों के निशान मेरी गर्दन पर छोड़ दिए और कहने लगा कि अगर इसे दोबारा मौका मिला तो वो मेरे साथ दोबारा वक्त जरूर गुजारेगा। उसके जाने के बाद मैंने एक निगाह अपने वजूद पर डाली तो मैं कांप गई। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां निशान मौजूद ना हो। तीसरे नौजवान ने तो हद से ज्यादा मुझे जख्मी कर दिया था। जगह जगह उसके दांतों के निशान पेवस्त थे। मजीद 2 लड़कों ने भी एक एक घंटा मुझे इसी तरह अपनी हवस का निशाना बनाए रखा। इन लोगों ने मुझ पर जरा भी रहम नहीं किया, और आता भी क्यों। उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वो तो अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे। मैं एक रात और ये एक रात मेरी जिंदगी की सियाह तरीन रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ होश नहीं आ रहा था। मैं खुद से करवट बदलने के काबिल भी नहीं रही थी। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ से मेरी आंखें बंद होने लगी थी। और जब ये पांचों लड़कों ने मुझे बताया कि इनका एक छठा दोस्त भी आ गया है, मुझ में इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बची थी कि मैं इन्हें इनकार कर पाती या मज़ाहमत कर सकती। जैसे ही छठा लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गईं। वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम इरम था और मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के दौर में ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होती। लोग मास्टर्स करके भी डिग्रियां हाथों में लिए सड़कों की धूल समेट रहे होते हैं। इस बात का सही तरीके से अंदाजा मुझे इस वक्त हुआ जब मैं नौकरी की तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवानों की एक बड़ी सी लाइन लगी होती जो अपनी बारी के मुंतजिर होते। ऐसे में मुझ जैसी लड़की की नौकरी कहाँ हो सकती थी, जिसके पास ना ही तजर्बा था ना ही कोई बड़ी डिग्री। मगर नौकरी ढूंढना मेरी अवलीन ज़रूरत बन चुका था, क्योंकि अब्बा के इंतकाल ने हमारी कमर तोड़ दी थी। अब्बा घर में वाहिद बाहर कमाने वाले थे और हम 3 बहन भाई घर में मौजूद थे।
میری بڑی بہن نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اس لیے کمانے کی ذمہ داری اس کی بجائے میرے کاندھوں پر آ گئی تھی۔ میں گھر سے باہر نکلی تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میں تو باہر کی دنیا کو بہت آسان سمجھ رہی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ ابا کتنے جتن کر کے ہمارے لیے روٹی کماتے تھے۔ میں ہمیشہ ہی ابا سے اس بات پر ناراض رہتی تھی کہ وہ ہماری خواہشات پوری نہیں کرتے۔ میری ناراضگی پر ابا کا چہرہ ہمیشہ اتر جاتا، بڑی محبت سے مجھے پکار کر کہتے ہیں، تو فکر نہ کر، ایک دن تیرے بھاگ بھی جاگ اٹھیں گے۔ لیکن مجھے وہ دن اپنی قسمت میں آتا نظر نہیں آتا تھا۔ اور پھر ایک رات ابا نیند میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جب ہم پر صبح یہ بات کھلی کہ ابا ہمارے درمیان نہیں رہے، تب ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ ابا ہمارے لیے کس قدر اہم تھے۔ جب تک وہ ہمارے سروں پر موجود تھے، کم سے کم دنیا کی بری نظروں اور روٹی جیسی بنیادی ضروریات سے تو ہم محروم نہیں تھے۔ ابا کے انتقال کے کچھ دن تک تو پاس پڑوس والوں نے اور خاندان والوں نے ہماری مدد کی کہ آہستہ آہستہ سبھی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ آج کے دور میں کون کس کا پیٹ پال سکتا ہے؟ مجبوراً مجھے ہی نوکری کی تلاش کے لیے گھر سے نکلنا پڑا، اور مجھے سمجھ آ گیا کہ عورت کے لیے باہر کی دنیا کس قدر مشکل ہے۔ کس کمپنی نے مجھے نوکری دینی تھی؟ کسی نے نہیں دی۔ ہر کمپنی کے باہر ہزار ہزار نوجوان پہلے ہی کھڑے ہوتے۔ میں نے سکولوں کا رخ کیا تو یہ دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی کہ آدھے دن سے بھی زیادہ کام کرنے کے عوض صرف 6,000 روپے مل رہے تھے، جس میں گھر کے بل ہی ادا ہو پاتے۔ اس میں بھی ہر سکول والے مجھ سے میرا تجربہ پوچھتے اور میرا منہ خالی رہ جاتا۔ بہت تلاش کرنے کے باوجود بھی کوئی نوکری نہ ملی تو میری ایک دوست کے بھائی کے توسط سے مجھے ایک فوڈ مال میں ویٹر کی نوکری مل گئی۔ یہ شہر کے ایک علاقے میں بنا ہوا پیر صاحب ہاؤس تھا، جہاں ہر وقت ہی مردوں کا بہت رش رہتا تھا۔ کالے رنگ کا چست سا پینٹ کوٹ میرے حوالے کر دیا گیا، جس پر فوڈ مال کا نام لکھا ہوا تھا، اور مجھے اگلے دن سے ہی نوکری پر بلا لیا گیا۔ اس نوکری کے بڑے عجیب عجیب سے تقاضے تھے جو مجھے پورے کرنے تھے۔ انہیں ایک ماڈرن سی لڑکی ویٹر کے نام پہ چاہیے تھی، جس کی چھوٹے چھوٹے سے بال کاندھوں پر پھیلے ہوئے ہوں اور وہ بہت سارا میک اپ کر کے ڈائننگ ہال میں کھڑی ہو۔ میں یونیفارم اپنے بیگ میں ڈال کر گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ مجھے یہ نوکری کرنی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ میرے لیے ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ ابا کی موجودگی میں تو کبھی بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی نوبت بھی پیش نہیں آئی تھی، اور فوڈ مال میں تو اتنے سارے مردوں کے درمیان اتنا تنگ سا لباس پہن کر کھڑے ہونا میرے لیے ایک نہایت ہی کٹھن مرحلہ تھا۔ مگر بھوک انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے۔ میں وہاں سے واپس گھر آئی تو میری ماں دروازے پر کھڑی پریشان مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں نے اماں سے کہا کہ عدت کے دنوں میں وہ دروازے تک کیوں چلی آئیں، تو اماں روتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا بجلی کے میٹر والے آئے تھے اور انہوں نے ہماری بجلی کاٹ دی ہے۔ اماں کے پاس ہو کر میرا دل دھک سے بیٹھ گیا۔ گرمی زوروں پر تھی اور ایسے میں بجلی بغیر گزارا کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ پچھلے 2 مہینے سے ہم بل ادا نہیں کر پائے تھے، اور شاید اسی لیے ہماری بجلی کاٹ دی گئی تھی۔ اماں کے آنسوؤں نے میرے لیے فیصلے کو بہت آسان کر دیا تھا۔ میں نے اماں کو گلے لگایا اور انہیں بتایا کہ مجھے ایک اچھی نوکری مل گئی ہے اور کل سے مجھے نوکری پر جانا ہے۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اب تم ہی میرا بازو ہو اور تم ہی اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں۔ اماں نے ایک بھاری ذمہ داری میرے کاندھے پر ڈال دی، اور میں سوچ رہی تھی کہ میں یہ ذمہ داری کیسے نبھاؤں گی، لیکن مجھے ہی یہ فرض نبھانا تھا۔ اماں پوچھ رہی تھی کہ مجھے نوکری کہاں ملی ہے، لیکن میں انہیں بتانا نہیں چاہتی تھی کہ مجھے کہاں نوکری ملی ہے۔ اس لیے میں نے اماں سے کہہ دیا کہ ایک بڑی سی کمپنی میں ایک چھوٹی سی نوکری مل گئی ہے۔ میری نوکری کا وقت دوپہر 3 سے رات کے 11 بجے تک ہے، اور یہ بات میں نے بڑی مشکل سے اماں کو بتائی تھی۔ میری نوکری کا وقت جان کر اماں حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی کہ یہ کون سی کمپنی ہے جہاں دوپہر کے 3 بجے بلایا گیا ہے۔ میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو 24 گھنٹے چلتی ہے۔ اس وقت ہمیں پیسوں کی اتنی ضرورت تھی کہ اماں نے مزید سوالات کرنے کے بجائے مجھے ترقی کی دعا دی، اور اگلی دوپہر 2 بجے ہی فوڈ مال کے لیے میں روانہ ہو گئی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں سے میری قسمت مجھے کہاں لے کر جانے والی ہے۔ میں نے اپنا یونیفارم فوڈ مال میں آ کر تبدیل کیا۔ مینیجر نے مجھے فوڈ مال کے دروازے کے قریب ہی کھڑا کر دیا اور کہنے لگا کہ آج تمہارا پہلا دن ہے، اس لیے تم ہر آتے جاتے کو ادب سے ویلکم کرو گی، اور ساتھ ہی مجھے ڈانٹ کر کہا کہ یہ کیسے منہ اٹھا کر آ گئی ہو، جاؤ پہلے میک اپ کرو۔ مینیجر کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی کیونکہ میرے پاس میک اپ نہیں تھا۔ وہاں موجود ایک دوسری لڑکی سے میک اپ سے میری گہری سرخی لگائی۔ وہ بڑی تیزی سے میرے چہرے پر اپنا ہاتھ چلا رہی تھی، اور اس کے بعد جب میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں خوبصورت ہوں اور میرا رنگ بھی صاف ہے، لیکن تھوڑے سے میک اپ کے بعد ہی میں پوری طرح نکھر گئی تھی۔ میں خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی جب وہ لڑکی کہنے لگی کہ یہ لوگ خوبصورتی دیکھ کر ہی تو یہاں رکھتے ہیں، ورنہ کام کرنے کو تو بہت سے لوگ مل جاتے ہیں۔ جان گئی تھی یہ نوکری مجھے میری قابلیت کی وجہ سے نہیں بلکہ خوبصورتی کی وجہ سے ملی تھی۔
नौकरी का ये पहला दिन मेरे लिए बहुत ही भारी था। मैं 3 बजे से दरवाजे पे खड़ी आने जाने वाले मर्दों और औरतों को वेलकम कर रही थी। यहाँ औरतों की तादाद कम ही आती थी, ज़्यादातर मर्द ही आ रहे थे। रात गए तक मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो चुका था और अभी मुझे वापस बसों के धक्के खाते हुए घर भी पहुंचना था। 12 बजे के करीब मैं घर पहुंची थी। अम्मा मेरे इंतज़ार में जाग रही थी। मैंने अम्मा के साथ बैठकर खाना खाया और फ़ौरन ही बिस्तर पर लेट गई। मुझे अब्बा की बहुत याद आ रही थी। अब्बा मेरे सबसे ज़्यादा नखरे उठाया करते थे। फिर भी मैं हमेशा ही उनसे किसी न किसी बात पर रूठ जाती थी। पैरों की तकलीफ से तड़पते-तड़पते कब मुझे नींद लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन मैं फिर दोपहर के 2 बजे घर से निकल गई। आज मुझे दरवाजे के पास खड़ा नहीं किया गया था, बल्कि ऑर्डर लेने का काम दिया गया था। ये काम मुझे थोड़ा आसान लगा क्योंकि कुछ ही देर में अंदाज़ा हो गया कि काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं जिसके पास भी ऑर्डर लेने के लिए जाती हूँ, उनमें से अक्सर मर्द मुझे सर से पाँव तक देखते और मुस्कुराते। बदले में मुझे भी मुस्कुराहट का तबादला करना पड़ता क्योंकि ये मेरी नौकरी का तकाजा था। जानबूझकर ऑर्डर देने में काफ़ी वक्त लगाते और कभी-कभी तो ऑर्डर देते वक्त किस कदर करीब आ जाता है कि मेरा सांस रुकने लगता। ये फूड मॉल इस किस्म के ड्रेस की वजह से चल रहा था। इस बात का मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ आने वाले ज़्यादातर मर्द वेटर्स की वजह से ही आते हैं। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे और मुझे यहाँ नौकरी करते-करते महीना हो गया था। इस एक हफ्ते में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बहुत ही अजीब था। मर्दों की अजीब-अजीब निगाहें, ऑर्डर देने के बहाने करीब आना और मायने खेज जुमलों का तबादला। लेकिन इस नौकरी की सबसे अच्छी बात ये थी कि तनख्वाह से हटकर इस 1 महीने में टिप के काफ़ी पैसे जमा हो गए थे। मैंने इन्हीं पैसों से बिजली का बिल अदा कर दिया। आहिस्ता-आहिस्ता मैं इस माहौल की आदी होती जा रही थी। 5 लड़के रोज़ ही शाम के वक़्त पेट साहब थे और सबसे कोने वाली टेबल पर बैठ जाते। वो टेबल मेरे हिस्से में थी और रोज़ाना ही मैं उनके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती थी। वो पाँचों ही 24-25 साल के नौजवान थे। आज भी मैं उनके पास ऑर्डर लेने गई थी, तो इनमें से एक पूछने लगा, "तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना?" मैंने कह दिया। इसने फ़ौरन ही अपना कार्ड निकाल कर मेरे आगे रखा। कहने लगा, "तुम बहुत ही शरीफ लगती हो। अगर कभी किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो याद कर लेना।" बिना सोचे समझे ही मैंने वो कार्ड उठाकर अपने कोट की जेब में रख लिया, तो वो मुस्कुरा उठा। उसके बाद ये सिलसिला छिड़ पड़ा। रोज़ ही मैं इनका ऑर्डर लेने जाती और इनमें से कोई ना कोई मुझसे कोई सवाल पूछ लेता। रोज़ाना होने वाली इस मुलाकात की वजह से हमारे दरमियान थोड़ी-सी बेतकल्लुफ़ी आ गई थी। दूसरा महीना भी एक पलक झपकते गुज़र गया। फिर अम्मा ने एक दिन मुझे बताया कि बड़ी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। वो लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। अम्मा की बात सुनकर मैं परेशान हो गई क्योंकि अभी तो मैंने घर का खर्चा भी अपने कंधों पर उठाया ही था। शादी की ज़िम्मेदारी का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अम्मा कहने लगी, "तो अपनी कंपनी में से लोन ले ले। कितनी तो बड़ी कंपनी है, लाख रुपए का तो लोन मिल ही जाएगा। तो तेरी बहन की अच्छे से शादी हो जाएगी।" मेरी बड़ी बहन भी 24 साल की हो रही थी और अम्मा उसकी तरफ से बहुत परेशान थी। क्योंकि अम्मा उसकी तरफ से बहुत परेशान थी। अब मैं अम्मा को क्या बताती कि मैं तो मामूली सी नौकरी कर रही थी। लाख रुपए मुझे कहाँ से मिलते? अम्मा ने जब मुझे ये कहा, तो मैंने उनको किसी बात का जवाब नहीं दिया। लेकिन अम्मा की आँखों में मुझे चमकती हुई उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। अम्मा को यकीन था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा और मैं सोच रही थी कि मेरे झूठ ने मुझे कहाँ फँसा दिया है। अगले दिन मैं नौकरी पर भी सारा वक़्त परेशान रही और ये बात मेरे काम साथ करने वाली लड़की ने भी नोट कर ली। वो मुझसे कहने लगी कि, "क्या बात है इरम? आज तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो।" मैंने उसे बता दिया कि बड़ी बहन की शादी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, "तो इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? सादगी से रुखसती कर दो।" उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। वो ठीक ही तो कह रही थी, इतना मसला बनाने की क्या ज़रूरत थी? घर आकर मेरी अम्मा को भी मैंने यही मशवरा दिया कि वो सादगी से बहन की रुखसती कर दे। लेकिन मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, "हर किसी को हमारे मसाइल का इल्म नहीं है। लड़के वालों ने पहले ही जहेज़ के नाम पे एक लंबी फ़हरिस्त थमा दी है और अगर मैंने खाली हाथ तेरी बहन को रुखसत कर दिया, तो इसके ससुराल वाले सारी ज़िंदगी भर इसे बातें सुनाते रहेंगे।" अम्मा की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि ऐसी जगहबाजी की शादी करने की ज़रूरत ही क्या है? मेरी बात सुनकर अम्मा नाराज़ हो गई। कहने लगी, "अल्लाह अल्लाह करके तेरी बहन का एक अच्छी जगह से रिश्ता आया है और तू उसमें भी नुक्स निकाल रही? अगर आज तेरा बाप ज़िंदा होता तो मुझे तेरी मिन्नत ना करनी पड़ती। वो खुद ही अपनी बेटी के लिए कैसे भी करके रकम जमा कर लेता।" अम्मा की आंखों में आंसू आ गए थे और उनकी बात ने मेरा दिल भी दुखा दिया। वो ठीक ही कह रही थी कि अगर आज अब्बा ज़िंदा होते तो वो किसी भी तरह पैसे जमा कर लेते। मैंने अम्मा को गले लगाया और उनसे वादा किया कि मैं जल्द ही ऐसा इंतज़ाम कर लूँगी। खुद भी नहीं जानती थी कि इतने सारे पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे। बाप का साया वाक़ई औलाद के लिए बहुत बड़ी नेमत होता है। वो अपनी जान पर खेल कर भी औलाद को ज़िंदगी के साथ सुख देता है और मेरे लिए अपने बाप की जगह लेना बहुत मुश्किल था। दिन यूँ ही परेशानी के आलम में गुज़र रहे थे। मैंने फूड मॉल के मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन मेरी बात सुनकर जिन नज़रों से उसने मुझे देखा था,
मैं खुद ही ज़मीन में गड़ गई थी। मैं ऑर्डर लेने गई तो इनमें से एक ने कहा, क्या बात है, आज तो आपका चेहरा बिल्कुल ही उतरा हुआ है। कि बात सुनकर न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो बार बार इसरार करने लगा कि मैंने उसे अपनी परेशानी बतानी। ना चाहते हुए भी मैंने उसे अपना मसला बता दिया, क्योंकि मुझे भी किसी ऐसे ही शख्स की तलाश थी जिसके आगे मैं खुलकर अपना दर्द बयान कर सकूं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और कहने लगा, कितनी छोटी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान हैं। आपको अपना कार्ड इसीलिए तो दिया था कि कोई भी परेशानी हो तो हमें याद कर लें। मैं हैरत से उनके चेहरे को देखने लगी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो 5 अजनबी लड़के मुझे पैसे दे सकते हैं, लेकिन इन पांचों ने फौरन ही मुझे लाख रुपए की पेशकश कर दी। मैं हैरत से आंखें फाड़े उनकी तरफ देख रही थी। वो कहने लगे, 1 लाख रुपए देना अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे भी उनके लिए कुछ काम करना होगा। उनकी बात सुनकर मैं ठटक गई। उन लड़कों जो मुझसे काम हो सकता था। ये बात मैं समझने से ज़्यादा ये बात समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने फ़ौरन ही घबरा कर कहा कि मैं एक शरीफ घर से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। वो हंस के कहने लगे कि हमने सिर्फ पेशकश की है, कबूल करना या ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन आज के दौर में 1 लाख रुपए कोई भी नहीं देगा, चाहे वो आपका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। बात तो उनकी भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं अपनी इज्जत गिरवी रखकर लाख रुपए हासिल करना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं हालात से पूरी तरह थक चुकी थी और ऐसी ही थकी हारी जब लौट कर घर आई तो मेरी अम्मा और बहनें मेरी मुंतज़िर थीं। अम्मा ने बताया कि बाजी के ससुराल वाले 1 महीने बाद ही शादी करेंगे और साथ साथ छोटी को भी अपने छोटे बेटे के लिए लेना चाहते हैं। इसी तरह एक खर्चे में 2 शादियां हो जाएंगी। छोटी के रिश्ते का सुनकर जहां मुझे खुशी हुई थी, वहीं 1 महीने का वक्त सुनकर मेरी जान निकल गई थी। पैसों का कोई इंतज़ाम नहीं हो सका था और अम्मा मुझ पर उम्मीद बांधे बैठी थी। मैंने एक नज़र अपनी बाजी के चेहरे पर डाली, जहाँ बहुत अरसे बाद मुझे खुशी की रमक नज़र आई थी। मेरी बाजी के ससुराल वालों से मिली थी। वो लोग वाकई बहुत अच्छे थे, लेकिन आज के दौर में सादगी और बगैर जहेज़ के कौन दुल्हन रुखसत करवाता है। वो भी इसी माशरे के अफराद थे। अपनी बहनों की खुशी को हमेशा कायम देखना चाहती थी मैं। मैंने अम्मा से कहा कि आप शादी की तारीख पक्की कर दें, मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। मेरी बात सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी, मगर वो लोग इस बात से बेखबर थे कि ये खुशी मेरी ज़ात की बर्बादी के बदले इन्हें हासिल होने वाली थी। अगले दिन मैंने इन 5 लड़कों से हामी भर ली। वो मुस्कुराकर कहने लगे, हम जानते थे आप ज़रूर मान जाएंगी। इन 5 ने एक रात के लिए मुझे अपने साथ ले जाने की बात की थी। मैंने अम्मा को बताया कि साल के इख्तिताम की वजह से कंपनी में काम बहुत ज़्यादा है, मुझे एक रात कंपनी में ही गुजारनी होगी। कंपनी ने मेरा लोन मंजूर कर लिया है, इसलिए मैं इनकी बात मानने पर मजबूर हूँ। लोन पास होने की बात सुनकर अम्मा इस कदर खुश हो गई कि उन्होंने मुझे रात रुकने की इजाज़त भी दे दी और मैं फूड मॉल से छुट्टी लेने के बाद इन 5 लड़कों के साथ चली गई। इन 5 ने मुझे अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला और जब छठा लड़का अंदर आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि पूरा बिस्तर खून में भरा हुआ था और मैं अपनी ज़िंदगी की शायद आखिरी सांसें ले रही थी। उसने फ़ौरन ही मुझे अपने बाजुओं में उठाया और गाड़ी में डालकर छोटे से हॉस्पिटल में ले आया, जहाँ शायद उसका कोई जानने वाला ही डॉक्टर था। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालत कुछ बेहतर हुई थी, लेकिन मेरा ज़ख्म वजूद मेरी बर्बादी की गवाही दे रहा था। वो लड़का इन 5 का ही दोस्त था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी बाकी थी। उसे मुझ पर रहम आ गया था, वरना शायद मैं इस बिस्तर पर दम तोड़ जाती। मैंने अपनी अम्मा को फ़ोन करके बता दिया था कि मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं हुई है। मेरी हालत पर रहम करने वाले ने मुझ पर मेहरबानी कर कर मुझ पर एहसान किया था, जिसने मुझे ज़िंदगी बख्श दी थी। उसे देखकर मालूम हुआ था कि इस दुनिया में अभी भी कहीं-कहीं इंसानियत बाकी थी। इस बात पर मैं शुक्रगुज़ार थी कि मुझे अभी और भी ज़िम्मेदारी सँभालनी थी। मैं इस शख्स से आँखें भी नहीं मिला पा रही थी। अल्लाह कभी किसी को इतना मजबूर ना करे कि उसे ऐसी क़यामत से गुज़रना पड़े। एक और एहसान किया गया था मुझ पर, इस शख्स की तरफ से। इसके प्लाज़ा में बाइज़्ज़त नौकरी कर सकती हूँ। जैसे ही सेहत सँभलने में वहाँ जा सकती हूँ। इस एहसान का बदला भी अल्लाह ही उसे दे सकता था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुद को सँभालने लगी और घर की तरफ रवाना हो गई। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद नई